हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का जो पाठ 1 कर रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी को हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें, क्योंकि हमने इटली के एकीकरण तक पढ़ लिया था। पर मैं आज कोशिश करूँगी कि आपको कुछ ज़्यादा ही जो और भी इसमें में से इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ाऊँ, और इस वीडियो को यहीं पे इस चैप्टर को इसी वीडियो में समाप्त कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों ने उस दिन इटली की एकीकरण तक पढ़ लिया था। आज हमें कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति जैसे काउंट कैमिलो दे कावूर, ये कौन थे ये जानेंगे। थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे ताकि इसको ख़त्म करें जल्दी से जल्दी हम। पर ऐसा और ना हो कि मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा ही हो जाए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला टॉपिक दोबारा से, या फिर आप दोबारा से रीबैक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हैं काउंट कैमिलो दे कावूर। काउंट कैमिलो दे कावूर, ये है इनकी फोटो। तो जो ये हैं काउंट कैमिलो दे कावूर, ये सार्डिनिया पिडमांट के प्रमुख मंत्री थे। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने और वाले आंदोलन का इन्होंने लीडरशिप करी थी। जो भी इटली के जो प्रदेश थे उनको एकीकरण करने में उनकी लीडरशिप इन्होंने ही करी थी। हालांकि वे खुद तो ना कोई क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाले थे। फ्रांस के साथ इन्होंने कई चतुर संधि के पीछे इन्हीं का हाथ था, जो भी चतुर संधि हुई थी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को ये हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हुआ। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा मेन माना जाता है। क्यों मेन माना जाता है? क्योंकि इन्हीं की संधि की वजह से ऑस्ट्रिया को ये हरा पाए और इसी की वजह से इटली का एकीकरण हो पाया। इस वजह से इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिर आते जोसेफ गैरिबाल्डी। ये कौन थे? ये नियमित सेना का हिस्सा नहीं थे, मतलब जो सेना हुआ करती थी बहुत सारी सेना, उस रेगुलर वाली सेना का हिस्सा ये नहीं थे। पर इटली की एकीकरण में इन्होंने सशस्त्र यानी जो भी सैनिक थे उनको क्या करे, हथियार दिलाए। ठीक है, हथियार। तो उनको स्वयं सेवक, उन सैनिकों से लैस, जो हथियारों से लैस जो सैनिक थे, उनकी लीडरशिप इन्होंने करी थी। 1860 में वह दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में एंट्री करी। जो स्पेनी शासक थे उनको हटाया और स्थानीय किसानों का सपोर्ट पाने में वो सफल रहे। फिर दक्षिण इटली और सिसिली को राजा इनामुएल द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण पॉसिबल हो पाया। तो मतलब मेन हमें ये बात समझ में आ रही है कि इटली का एकीकरण होने में किसी एक व्यक्ति का तो हाथ रहा नहीं था, उसमें कई सारे लोग थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अगर उनमें में से शायद कोई एक दो नहीं होते तो इटली का एकीकरण शायद उनमें में से किसी की कोई ना कोई कमी रह जाती। तो सबका ही अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल रहा था। फिर यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष, ये क्या था? यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष, मुझे नहीं लगता यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसको छोड़ देते हैं हम ब्रिटेन में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद भी नहीं, हम सीधा इस पे आते हैं बाल्कन समस्या पे। हाँ, ये क्या है बाल्कन समस्या? तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। बाल्कन समस्या, बाल्कन भौगोलिक और निर्जातीय रूप से विविधताओं का एक क्षेत्र था। मतलब ज्योग्राफिकल रूप से अगर देखा जाए तब भी वो अलग था, है ना। ज्योग्राफिकल मतलब समझ रहे हो, मतलब भौगोलिक स्थिति भी उसकी अलग थी और जाति में भी बहुत सारी विभिन्नताएं थी उस क्षेत्र में, जिसमें रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया, ये सारी शामिल थी। इन क्षेत्रों में रहने वाले जो मूल निवासी थे वो अपने आप को स्लाव कहते थे। क्या कहते थे? इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासी अपने आप को स्लाव। तो हाँ, तो मकदूनिया, ये रोमानिया, अल्बेनिया, ग्रीस, ये सब जो थे, ये क्या थे? ये सारी जगह जो थी ये भौगोलिक क्षेत्र में भी शामिल थी। ये सारी जगह जो थी और जातियां भी थी। इन क्षेत्रों में जो मूल निवासी रहते थे वो अपने आप को क्या कहते थे? स्लाव कहते थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था और बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद, कौन सा नेशनलिज्म फैल रहा था? रूमानी।
फैलने लगा और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से, और उस टाइम पे जो ऑटोमन साम्राज्य था वो क्या हो गया, वो विघटन हो गया, टूट गया, एक तरह से आप ये कह सकते हो, उससे काफ़ी विस्फोटक हो गई। तो मतलब स्थिति जो थी वो काफ़ी, बहुत सारा परिवर्तन आया उसमें, तो स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। एक के बाद एक जब ऑटोमन साम्राज्य टूटा, स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तो एक के बाद एक ये देखा गया कि उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लग गई। यानी इतने सारे राज्य जो उस एम्पायर के अंदर आते थे वो सब लोग अपनी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होने की बात करने लग गए। और जैसे जैसे इन राष्ट्र समूहों ने अपनी अपनी खुद की पहचान बोली, मतलब अब रोमानिया के लोग हैं वो कहे नहीं हमारी अलग पहचान, बल्गारिया के लोग अपनी अलग, अल्बेनिया के लोग अपनी अलग, तो जब पहचान स्वतंत्रता की परिभाषा उन्होंने तय करने की कोशिश की, तो बाल्कन जो क्षेत्र थे उनमें आपस में क्या होने लग गया, इन सारे लोगों के बीच में आपस में टकराव, और इसी की वजह से बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह करने लग गया, है ना। मतलब ऐसा हुआ कि जैसे अब कोई एक क्षेत्र है उसमें कोई बाल्कन या बुल्गारिया, रोमानिया रहते हैं, तो सब चाहेंगे ना कि हमारे इलाके में हमारे जैसे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पे कब्जा कर पाएँ। तो इसके चक्कर में क्या होने लग गई, आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, सब लोग ज़्यादा इलाके की चाह रखने लग गए, और इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच में इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच में ज़बरदस्त कंपटीशन होने लग गया, बहुत ज़बरदस्त, और जिससे ये समस्या गहराती चली गई, बहुत और गहरी होती गई समस्या, और इसी का रिजल्ट आया कि प्रथम वर्ल्ड वॉर हो गया। समझ में आया मैंने क्या कहा। तो इसी के चलते क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी की वजह से हुआ था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने इसको आपको बताया। आपको नहीं आया तो एक बार आप और 1-2 बार पीछे करके आप देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। अब बात कर लेते हैं हम लोग राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान था। तो उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए थे, समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया, अपनी वोट पाने के लिए संघर्ष करा, और वो मीटिंग में पॉलिटिकल जो भी मीटिंग होती थी, प्रदर्शन होते थे, उसमें हिस्सा लेती थी। कुछ प्रतीक हैं, जो चिन्ह हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे टूटी हुई बेड़ियां जो है वो किसको दिखाती हैं, आज़ादी मिलने को। ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। और जो मैंने अभी आपको बाल्कन वाला करवाया वो भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, उसको भी कर लेना, ठीक है। तो बात छाप वाला जो कवच है वो दिखाता है जर्मन समुदाय का प्रतीक है। बलूत पत्तियों का मुकुट जो है वो वीरता का, तलवार जो है वो मुकाबले की तैयारी का, तलवार पर लिपटी जैतून की जो डाली है वो शांति की चाह का, और काला लाल सुनहरा तिरंगा जो है वो उदारवादी राष्ट्रवादियों के झंडे को दिखाता है। उगते हुए सूर्य की किरणें दिखाती है कि नए युग की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। ये आपको ये डाक टिकट है, 1850 का ये डाक टिकट है, जिसमें मारियाना की तस्वीर बनाई गई है जो कि फ्रांसीसी गणराज्य की रिप्रेजेंटेटिव बनी हुई है। ऐसे इमेजिनेशन करा गया, कोई असली में कोई एक औरत नहीं है, मतलब इमेजिन करके बना दी गई है। चित्रकार फिलिप वेट ने जर्मेनिया का ये चित्र 1848 में बनाया था। इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था जहाँ फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई जाती थी। मैं फोटो आपको दिखा देती हूँ, ये रही। हाँ, तो और उसके बाद है ये विभिन्न प्रतीक चिन्ह हैं जिनका उपयोग राष्ट्रवाद के विकास के लिए किया गया था। प्रमुख कथन, ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये एक स्टेटमेंट था किसका, ड्यूक मैटरनिक का। और एक और स्टेटमेंट था कि मैथ्सनी जो है वो इनकी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया इन्होंने मैथ्सनी को। ये भी मैटरनिक का कथन है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर एंड होता है। मैंने लास्ट इस वीडियो में आपको वही टॉपिक्स पढ़ाए हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैं हमेशा से यही कोशिश करती आई हूँ कि आप वीडियो कितनी छोटी से छोटी बना सकूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप रिप्लाई करें, वो कमेंट करें, तो मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँगी। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं लॉन्ग ही वीडियो बनाओ पर पूरा कवर अप करो, तो मैं वो भी पूरी कोशिश करूँगी, पर आप कमेंट तो करें। थैंक यू सो मच।